अब हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 की। न्यूमेरिकल नंबर 1 में हमने क्या करना है कि यहाँ पे सवाल पहले दिया हुआ है। फर्स्ट वी विल रीड द क्वेश्चन, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। व्हाट इज रिटन, एट व्हाट स्पीड मस्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। तो स्पीड हमसे पूछी जा रही है, स्पीड इज़ रिक्वायर्ड। आई हैव शोन इट डायग्रामेटिकली टू, मैंने यहाँ पे इससे बाकायदा एक इमेजनरी फिगर बना दी है। तो यहाँ पर क्या है, हमें स्पीड फाइंड करनी है, वी फाइंड करना है। ट्रैवल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर, एक सर्कल में बॉडी जबकि मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है। सो लेट्स सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया, तो कह रहे हैं कि वो जो सर्कल में मूव कर रहा है तो उस वक्त जो रेडियस है, इट मींस जो सेंटर से ऑब्जेक्ट की जहाँ पर मूवमेंट हो रही है वहाँ तक का फासला क्या दिया हुआ है, 2 मीटर। तो ये रेडियस है। टू एक्सपीरियंस अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन दी हुई है, कौन सी एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल। वाई इट इज सेंट्रीपिटल, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल। तो AC क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसके बाद अब हम डाटा बना लेते हैं। पहले डाटा में सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है। सो व्हाट इज गिवन, द फर्स्ट थिंग इज रेडियस, टू मीटर, एंड द सेकेंड वन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। (9.8 meter per second square). Now what we have to find? We have to find speed. Speed हमें मालूम करनी है। So now after this we will write solution and we will start our solution. अब सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि v फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हम जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे वो हम इन फार्मूलाए से चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने चैप्टर में से रिलेटेड जितने भी फार्मूलाए यूज़ हुए थे यहाँ हमने सब लिख दिए हैं। तो जितने भी फार्मूला इस चैप्टर में पढ़े गए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने जितने भी इसके फार्मूला को डिस्कस किया, डेरिवेशन को डिस्कस किया, वो सारे यहाँ पे कलेक्टिवली लिखे हुए हैं। तो पहला फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसके बाद सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर मास ऑफ अर्थ एंड देन वैल्यू ऑफ जी एट सर्टेन हाइट एंड देन ऑर्बिटल वेलोसिटी। हमने सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ है जैसे हमने लेक्चर्स में कवर किए थे। तो यहाँ पर हम मैच करेंगे कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो सकता है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे रेडियस और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी दो चीज़ें दी हुई थी और फाइंड हमें स्पीड करनी है। तो हम ये देखेंगे कि इन तीनों चीज़ों को मिला के कौन सा फॉर्मूला बन सकता है। तो स्पीड AC और R को मिला के अगर हम फोकस करें तो हमारा सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूला बन रहा है जिसमें ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। इट मीन्स दैट इन दिस न्यूमेरिकल वी विल यूज़ द फर्स्ट वन फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे, AC is equals to V square upon R. Now what will we do? We will put the values. अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ को जब पुट करेंगे तो सबसे पहले क्या चीज़ देखेंगे, AC। तो AC क्या दिया हुआ है, 9.8। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9.8 लिखेंगे और उसके बाद V स्क्वायर क्या करना है, यानी V हमें फाइंड करना है। सो वी विल राइट इट एज इट इज, ये ऐसे ही आ जाएगा। और नीचे R है तो R क्या दिया हुआ है, 2। सो दिस 2 इज रिटन। नाउ दिस 2 इज इन डिवाइड, सो देयर इट विल बी मल्टीप्लाइड। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, इज इक्वल्स टू V स्क्वायर। आफ्टर मल्टीप्लाइंग द वैल्यू विल बी 19.6। अब 19.6 इनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई, तो ये V स्क्वायर के इक्वल है। ये आंसर जो आया है ये V स्क्वायर का है, बट वी हैव टू फाइंड V। तो V को फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर को ख़त्म करेंगे। एंड हाउ विल वी रिमूव स्क्वायर, वी विल टेक स्क्वायर रूट। तो टेकिंग स्क्वायर रूट on
बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे अब स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट जब लेंगे तो 19.6 पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और v स्क्वायर पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। नाउ इफ स्क्वायर इज कैंसल्ड बाय रूट एंड व्हेन विल वी टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 19.6, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 4.427। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 4.427 आफ्टर टेकिंग आउट द रूट ऑफ दिस वैल्यू। तो आंसर क्या आ गया 4.427 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड। अब हम रिजल्ट लिखेंगे। तो रिजल्ट हम क्या करेंगे, रिजल्ट हम क्वेश्चन से ही चेक करेंगे। व्हाट वाज रिटन एट व्हाट स्पीड मस्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। तो हम यहाँ से ही वर्डिंग उठाएंगे। Object will travel in a circle with 4.427 meter per second. Object will travel in a circle with radius with speed 4.427 meter per second. तो यहाँ पर हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, क्या लिखा हमने, ऑब्जेक्ट विल ट्रैवल इन अ सर्कल विथ 4.427 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर इसका आंसर आ चुका है। अब हम चलेंगे दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2 में प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, अ कार गोज राउंड अ कर्व एट 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड एक गाड़ी की रफ्तार दे दी गई है, स्पीड दे दी गई है, या आप कह सकते हैं वेलोसिटी दे दी गई है, और कह रहे हैं वो गाड़ी कैसे मूव कर रही है, वो कर्व में मूव कर रही है। ठीक है, जब वो कर्व में मूव कर रही है तो उसकी स्पीड दी हुई है। स्पीड यहाँ पे क्या दी हुई है, हम मेंशन कर लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, जब वो कर्व में मूव कर रही है। इसके बाद आगे लिखा था रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 50 मीटर। अब रेडियस दे दिया क्योंकि वो कर्व में मूव कर रही है तो वहाँ पर भी रेडियस मौजूद होगा। तो वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 50 मीटर। इसके बाद फाइंड क्या करना है, लिखा हुआ है कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द कार। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अब फाइंड करनी है। अगेन द सिमिलर सिचुएशन इज देयर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, स्पीड और रेडियस दे दिया गया है। अगेन 3 चीज़ों की बात हो रही है। द फर्स्ट फॉर्मूला विल बी यूज्ड विच इज़ रिटन AC इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। AC हमें फाइंड करना है तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे टू फाइंड AC, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, द सेम AC इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा, AC हमें फाइंड करनी है। अब सो AC विल बी रिटन एज इट इज एंड V स्क्वायर। तो V की वैल्यू दी हुई है 20, तो V की जगह आ जाएगा 20, लेकिन स्क्वायर है तो ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा। आफ्टर दिस व्हाट इज रिटन, रेडियस इज गिवन। तो रेडियस हमारे पास कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। अब AC इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ 20 इज 400। हमने 20 का स्क्वायर निकाला तो क्या आ गया, 400 आ गया, और नीचे क्या आ गया, 50 एज इट इज। नाउ इफ वी डिवाइडेड तो क्या होगा, आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द यूनिट फॉर AC इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब AC फाइंड हो चुकी है, ये न्यूमेरिकल फर्स्ट वाले से रिजैम्पल कर रहा था, तो इसका रिजल्ट हम लिखेंगे। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, फाइंड क्या करने के लिए कहा गया था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसकी, कार की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज, क्या वैल्यू आई थी, 8
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द सेकेंड न्यूमेरिकल। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड वन। अब हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की। न्यूमेरिकल नंबर 3 में क्या बताया जा रहा है? न्यूमेरिकल नंबर 3 में एक प्रोटॉन दिया हुआ है, प्रोटॉन का मास दिया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि वो एक सर्कल में मूव कर रहा है, और जब वो सर्कल में मूव कर रहा है तो उस पर एक मैग्नेट फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन वहाँ पर एक मैग्नेट लाया गया जो कि क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब कर रहा है, यानी प्रोटॉन को डिस्टर्ब कर रहा है। तो जब वो डिस्टर्ब कर रहा है तो वो उसको क्या कर रहा है? वो उसको एक सर्टेन फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें करना क्या है? हम इसको एक दफ़ा रीड भी कर लेते हैं ताकि सही से ये क्लियर हो जाए। अब यहाँ लिखा हुआ क्या है? अ प्रोटॉन ऑफ मास 1.67 एक्सपोनेंट -27 kg क्या दिया हुआ है? मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे मास लिख लिया कितना? 1.67 एक्सपोनेंट -27 kg। एम से इंडिकेट किया बिकॉज मास इज इंडिकेटेड बाय एम। आगे क्या लिखा हुआ है? इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। एक सर्कल में मूव कर रहा है, दैट इज हैविंग द रेडियस 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर इज नॉट द एसआई यूनिट। हम अगर केजी को देखें तो केजी एसआई यूनिट है मास का, लेकिन सेंटीमीटर एसआई यूनिट नहीं है रेडियस का। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर बिकॉज द एसआई यूनिट इज मीटर। क्योंकि एसआई यूनिट मीटर होता है तो हमें उसमें लेके जाना होगा इसको। तो उसमें लेके जाने के लिए वी हैव टू डिवाइडेड बाय 100। जब भी सेंटीमीटर से मीटर में लेके जाना है अकॉर्डिंग टू द एमकेएस सिस्टम, हमें यहाँ पे एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग सारे यूनिट्स ऐसे सिस्टम में चाहिए, एमकेएस सिस्टम में चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे एंड फॉर कन्वर्टिंग इट वी हैव टू डिवाइडेड बाय 100। 100 से डिवाइड किया तो क्या हुआ? दिस 100 इज कैंसिल बाय 100। सो व्हाट इज द वैल्यू? 1 मीटर इज द रेडियस। आफ्टर दिस व्हाट इज रिटन? An electromagnet applies a force of 1 exponent -12 Newton directed towards the center of the circle. What is the velocity of the proton? अब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो वहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन के दौरान। तो वो फोर्स कहाँ लग रही है? वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर है। तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम किससे शो करते हैं? एफसी से शो करते हैं। तो एफसी कितनी दी हुई है? 1 एक्सपोनेंट -12 न्यूटन। यहाँ पर आप फोर्स भी लिख सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में से फोर्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लिखे तो वो भी ठीक है। अब हमें क्या करना है? वेलोसिटी फाइंड करनी है प्रोटॉन की, कि किस वेलोसिटी से वो सर्कल में मूव कर रहा है ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। अब वेलोसिटी फाइंड करनी है, फोर्स, रेडियस और मास दे दिया गया है। तो फर्स्ट फॉर्मूला अगर हम देखें तो इसमें मास नहीं है, लेकिन अगर हम सेकंड फॉर्मूला चेक करें तो सेकंड फॉर्मूला क्या है? एफसी इज इक्वल्स टू mv²/r, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो रही है तो फॉर्मूला उसके लिए ये यूज़ होगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला हमने लिख दिया एफसी इज इक्वल्स टू mv²/r। नाउ वी हैव टू पुट दी वैल्यूज़। अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो एफसी की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई थी? 1 एक्सपोनेंट -12। तो एफसी की जगह क्या आ गया? 1 एक्सपोनेंट -12 आ गया। इसके बाद एम क्या दिया हुआ था? एम मास था। तो मास क्या दिया हुआ है प्रोटॉन का? 1.67 एक्सपोनेंट -27 kg। तो ये हमारे पास मास दिया हुआ है, हमने मास ही पुट कर दिया। आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट वी वेलोसिटी, सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इट एज इट इज। इसके बाद आर क्या दिया हुआ है? 1 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। आफ्टर दिस वट वी हैव टू डू, अब अपॉन में 1 हो, इफ़ द डिनोमिनेटर इज़ 1, तो वहाँ पर हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये कंसीडर करते हैं कि जब अपॉन में डिवाइड में कुछ भी नहीं होता इट मीन्स दैट 1 इज़ देयर। अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। तो इसी तरह बिल्कुल इसके नीचे 1 है तो हमने 1 को डायरेक्टली ख़त्म कर दिया। लेकिन अगर हम इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में भी लेके जाते तो यही वैल्यू एज इट इज आ जाती। After this is in multiply, so here on the left side it will be in divide. तो 1.67 एक्सपोनेंट -27 से ये 1 एक्सपोनेंट -12 क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कैसे होगा? यहाँ पर
if you are not allowed to use simple calculator, sorry, if you are not allowed to use scientific calculator, so we have to solve it by simple calculator. ठीक है, साइंटिफिक से तो बहुत ईजी और जल्दी से हो जाएगा, लेकिन अगर आपको अलाउ नहीं होता तो फिर वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आप इसको सिंपल से कैसे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट यू हैव टू डिवाइड 1 बाय 1.67. हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 को 1.67 से डिवाइड करेंगे. व्हेन वी विल डिवाइड इट वी विल गेट द वैल्यू 0.598. जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. एंड अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स रूल, जब भी बेसिस सेम होती हैं, लाइक इट इज़ 10 ओवर हेयर एक्सपोनेंट इज 10, तो यहाँ पर भी क्या है 10 है. तो जब बेसिस सेम होती हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, ये -12 था, दिस वन इज माइनस, सो जब ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी विल राइट इट एज इट इज़, ये ऐसे ही आ जाएगा. और यहाँ पर हमने इसको क्या किया, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट किया, माइनस प्लस माइनस, सो 27 में से हमने 12 को माइनस किया तो क्या आ गया 15. एंड हेयर इट विल बी प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि बिकॉज द ग्रेटर वैल्यू हैज़ द साइन ऑफ प्लस. इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें तो v की वैल्यू चाहिए थी, बट हेयर v स्क्वायर इज देयर, इट मीन्स दैट वी हैव टू टेक रूट ऑन बोथ साइड. लेकिन रूट लेने से पहले यहाँ पर हम एक काम करेंगे, वी विल मेक द पावर इवन. यहाँ पर पावर ऑड है, ऑड यानी 15 दी हुई है, तो यहाँ पर हम इसको इवन बनाएंगे. तो इवन बनाने का क्या तरीका होता है कि या तो आप पॉइंट को शिफ्ट करके एक डिजिट इंक्रीज कर दें या तो डिक्रीज कर दें. तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसको राइट साइड की तरफ मूव करवा रहे हैं अप टू 1 डिजिट. एक डिजिट जब हमने इसको मूव करवाया सो इट विल बी 5.98. एक डिजिट मूव कर रहा है एंड वेन एवर द पॉइंट इज मूव्ड ऑन द राइट साइड पावर विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज. जब भी हम इसको राइट साइड पे मूव करवाएंगे तो पावर डिक्रीज हो जाएगी. तो 15 से क्या हो गई, 14 हो गई. इसके बाद और पॉइंट कहाँ पर आ गया, 5 और 9 के बीच में आ गया. नाउ वी कैन रिमूव द स्क्वायर. अब हम स्क्वायर को रिमूव कर सकते हैं आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट. तो यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड पर, तो हेयर स्क्वायर इज कैंसल्ड बाय रूट एंड हेयर फर्स्ट वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑफ 5.98. तो जब 5.98 का स्क्वायर रूट आएगा तो वो क्या होगा, वो 2.44 होगा. अब यहाँ पर ये 14 था एंड यू नो वेरी वेल द पावर ऑफ रूट इज़ 1/2. तो 1/2 को हम इस पावर से जब मल्टीप्लाई करेंगे एग्जैक्टली वी विल गेट 7. यहाँ पर इसलिए हम पावर को इवन करते हैं ताकि हम उसको आसानी से रूट की पावर से मल्टीप्लाई कर सकें. रूट की पावर 1/2 है. अगर मैं यहाँ पर 15 लिखती तो हमारे पास आंसर आता 7.5 एंड पावर कैन नॉट बी इन पॉइंट्स, दैट्स वाई वी हैव टू शिफ्ट द पॉइंट टू गेट द इवन नंबर. तो 14 हमारे पास आया, तो अब 14 को हम डायरेक्ट 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 7 आ गया. अब 7 आंसर आ गया तो यहाँ पर इसकी पावर क्या आ गई, 7. तो आंसर क्या आ गया, वेलोसिटी क्या आ गई, 2.44 एक्सपोनेंट 7 मीटर पर सेकेंड. ये हमारे पास आंसर. तो हमने इसके बाद रिजल्ट लिख दिया विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन. क्या पूछा जा रहा था, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन. तो हमने प्रोटॉन की वेलोसिटी यहाँ पर फाइंड कर ली, दैट इज 2.44 एक्सपोनेंट 7. प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या बताया जा रहा है. अब प्रॉब्लम नंबर 3 में भी यही कहा जा रहा है कि एक स्ट्रिंग है 2 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर उस स्ट्रिंग की लेंथ दी हुई है. आगे लिखा हुआ है is used to rail a 200 gram stone in a horizontal circle at a speed of 2 meter per second. ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 2 मीटर है और उसको क्या किया जा रहा है, उसके साथ एक स्टोन को बाइंड किया गया. स्टोन का जो मास है वो 200 ग्राम है और उसके बाद उसको सर्कल में घुमाया जा रहा है, यानी सर्कुलर मोशन करवाई जा रही है. कह रहे हैं टेंशन फाइंड कीजिए, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग. उस वक्त स्ट्रिंग में जो खिंचाव पैदा हो रहा है, जो टेंशन पैदा हो रही है, उसको हमें फाइंड करना है.
अब यहाँ पर इसको हमने ड्रॉ कर दिया, यानी जो सिचुएशन थी उसको हम ड्रॉ करके बता रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद वहाँ पर अब ये मिसाल के तौर पे लेट सपोज ये स्टोन है, ये सेंटर है और ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, ये मूव कर रहा है। तो ये मूव कर रहा है तो इस वक्त इसका मास 200 ग्राम है और जिस रेडियस पे मूव कर रहा है वो 2 मीटर है। वेलोसिटी दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड। हमें टेंशन फाइंड करनी है। टेंशन कहाँ पर प्रोड्यूस होने वाली फोर्स है? टेंशन स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली फोर्स है और किस तरफ प्रोड्यूस होगी? टूवर्ड्स द सेंटर पॉइंट। यहाँ पर इस तरफ ये प्रोड्यूस होगी, तो इस तरफ ये प्रोड्यूस होगी क्योंकि स्ट्रिंग किस तरफ से ज़्यादा खींचेगा, किस तरफ से इसमें ज़्यादा खिंचाव प्रोड्यूस होगा? फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। जब सेंटर की तरफ से ज़्यादा खिंचाव प्रोड्यूस होगा तो इस वजह से ये जो सेंटर की तरफ फोर्स प्रोड्यूस हो रही है इन स्ट्रिंग, वो क्या है? टेंशन। अब यहाँ पर हम पहले डाटा लिख लेते हैं। डाटा जो दिया हुआ है, सबसे पहली चीज़ जो दी हुई है वो रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। इसके बाद मास ऑफ स्टोन दिया हुआ था, कितना था? 200 ग्राम। नाउ अगेन ग्राम इज़ नॉट द SI यूनिट, ग्राम SI यूनिट नहीं है, तो SI यूनिट क्या है? kg। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? वी हैव टू कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम ग्राम टू किलोग्राम। अब जब ग्राम से किलोग्राम में मूव करवाना है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड द वैल्यू विद 1000। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दी हुई है 200, इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू? 0.2 kg विल बी द वैल्यू। डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं, These zeros are cancelled by the denominator, ऊपर वाले जीरो नीचे वाले 2 जीरो से कैंसिल हो गए। 2 is divided by 10, 2 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.2 kg आ जाएगा। आफ्टर दिस अब इसके बाद क्या दिया होता है? स्पीड दी हुई थी, कितनी दी हुई थी? 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमें फाइंड क्या करनी है? टेंशन फाइंड करनी है। अब टेंशन फाइंड करने के लिए जो डाटा हमारे पास दिया हुआ है वो VMR दिया हुआ है। तो VMR यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर हम फॉर्मूला यूज़ करें तो हमारे पास टेंशन आ सकती है, लेकिन वहाँ पर FC होता है, यहाँ टेंशन फाइंड करनी है। अगर हम फिर से फिगर की तरफ आएँ और यहाँ पे बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगती है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है और टेंशन भी किधर लग रही है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस वजह से यहाँ पे हम कह रहे हैं कि FC पहले किसके इक्वल था? mv²/r के इक्वल था, बट हमने इसको क्या किया? वी हैव टेकन FC इज इक्वल्स टू टेंशन। यहाँ पे हमने FC को टेंशन के इक्वल लिया, तो यहाँ पर FC की जगह क्या आ गया? टेंशन आ गया। टेंशन फोर्स है, ठीक है, जो कहाँ प्रोड्यूस होती है? स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होती है। इसके बाद अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। नाउ द वैल्यू फॉर M इज़ 0.2, तो यहाँ पर हमने क्या किया? M की जगह 0.2 लिखा। इसके बाद द वैल्यू फॉर V इज़, व्हाट इज़ द वैल्यू? V की वैल्यू हमारे पास 2 दी हुई है, तो 2 हमने यहाँ पर इसको पुट कर दिया। अब R की वैल्यू क्या दी हुई है? 2 मीटर, तो यहाँ पर हमने क्या किया? इसको 2 पुट कर दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी विल टेक स्क्वायर ऑफ 2। जब 2 का स्क्वायर लिया जाएगा तो व्हाट विल बी द वैल्यू? 4। अब 4 आ गया। अब अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब 0.2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.4। इट मीन्स दैट 0.4 न्यूटन इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हमने इसका रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट क्या आ गया? 0.4 न्यूटन। तो हमने इसको जब क्वेश्चन की वर्डिंग से लिखा तो द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 0.4 न्यूटन। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें कहा गया है कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 बॉयज़। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें फाइंड करनी है और 2 बॉयज़ दिए हुए हैं ऑफ मासेस 50 kg एंड 40 kg, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 बॉयज़ दिए हुए जिनके मासेस हैं, एक का 50 kg है, एक का 40 kg है। इसके बाद अब यहाँ पर हमने इनके मासेस मेंशन कर दिए गिवन में, मास ऑफ फर्स्ट बॉय एंड मास ऑफ सेकंड बॉय। तो मास ऑफ फर्स्ट बॉय को हमने m1 लिया और मास ऑफ सेकंड बॉय को हमने m2 लिया, लेकिन आगे लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अपार्ट फ्रॉम ईच अदर के बाद आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ,
तो यहाँ पर आप कह सकते हैं या मिस प्रिंटिंग है, या तो ये कह लें कि हम यहाँ पे खुद से सपोज कर लेंगे एक वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे रेडियस की वैल्यू नहीं दी हुई या डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, ठीक है। इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स क्या दी हुई है, फाइंड करनी है, ये हमें रिक्वायर्ड है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा था लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के ज़रिए। फॉर्मूला क्या था, F = Gm1m2/r²। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे यूज़ करके हम ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड करेंगे, लेकिन वही चीज़ r नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर हम r को खुद से सपोज कर रहे हैं 1 मीटर, ठीक है। या आप कह सकते हैं मिस प्रिंटिंग है, तो बाय 1 मीटर करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको सपोज किया। आप वैल्यूज़ को जब पुट कर रहे हैं तो वैल्यूज़ पुट करते हुए हमने दोबारा से एक दफ़ा फॉर्मूला लिख लिया ताकि वैल्यूज़ पुट करने में आसानी हो, लेकिन आप एक ही दफ़ा फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने दोबारा इसको क्यों लिखा है, ताकि इसके नीचे वैल्यूज़ पुट करने में ईजी हो। अब जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या थी 6.67 एक्सपोनेंट -11। इसके बाद m1 फर्स्ट मास 50 था, सेकंड मास 40 था। अब आगे r की वैल्यू हमने खुद सपोज की है 1। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। अगेन इफ़ यू आर नॉट अलाउड द साइंटिफिक कैलकुलेटर, यू मे कैलकुलेट फ्रॉम सिंपल कैलकुलेटर। हाउ, फर्स्ट यू विल मल्टीप्लाई 6.67 विथ 50 एंड 40। 6.67 को जो 50 और 40 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द वैल्यू 13340। आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 13340, और ये जो एक्सपोनेंट है -11 ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद द स्क्वायर ऑफ 1 इज़ 1। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर आ गया, और डिनोमिनेटर में एज यूजुअल हम 1 नहीं लिखते, दैट्स वाई वी आर एलिमिनेटिंग इट। हमने इसको हटा दिया। अब जब हटा दिया तो ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। नाउ यू कैन ऑल्सो मेक इट द आंसर। आप इसको भी आंसर कह सकते हैं, लेकिन अगर आप पॉइंट शिफ्ट करना चाह रहे हैं, आप फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लाना चाह रहे हैं, सो हाउ विल यू शिफ्ट इट। यहाँ पर पॉइंट मौजूद है, जब पॉइंट कहीं पर भी मौजूद नहीं होता तो हम कहते हैं वैल्यू के आखिर में है। तो यहाँ से हम इसको मूव करेंगे बाय 1 2 3 4। वी विल मूव पॉइंट बाय 4 डिजिट्स। हम इसको 4 डिजिट मूव कराएंगे। तो जब इसको 4 डिजिट मूव करवाया तो ये क्या हो गया 1.334 एक्सपोनेंट -11। लेकिन क्योंकि हमने लेफ़्ट साइड पे पॉइंट को मूव करवाया, तो जब लेफ़्ट साइड पे पॉइंट मूव करता है तो वहाँ पर पावर इंक्रीज़ होती है। तो इंक्रीज़ कैसे होगी, कितने डिजिट इंक्रीज़ होगी, बाय 4 डिजिट, क्योंकि हमने इसको 4 दफ़ा मूव कराया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया 4। अब 4 इसमें ऐड हुआ, प्लस किया, क्यों, क्योंकि पावर क्या हो रही है, इंक्रीज़ होगी। तो माइनस प्लस -11 -4 इज़ 7, बट द ग्रेटर वैल्यू हैज़ द साइन ऑफ माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो -7 न्यूटन आ गया। अब -7 इज़ द ग्रेटर पावर, ये एज़ कम्पेयर टू -11 बड़ी है। बड़ी क्यों है, क्योंकि ज़ीरो से डिक्रीज़ होती हुई वैल्यूज़ जितनी भी होती हैं, वो जितनी ज़्यादा स्मॉलेस्ट डिग्री होती है वो एक्चुअल में उतनी बड़ी होती है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1.334 एक्सपोनेंट -7 न्यूटन। दिस इज़ द आंसर फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम इसका रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट हमने कैसे लिखा, हमने लिखा क्वेश्चन से वर्डिंग उठाई, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बॉयज इज 1.33 एक्सपोनेंट -7। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 में हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की ही। हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ही फाइंड करनी है, लेकिन किसकी, कैवेंडिश बैलेंस के स्फीयर्स की। तो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द स्मॉल एंड लार्ज स्फीयर्स ऑफ कैवेंडिश बैलेंस। कैवेंडिश बैलेंस के स्मॉल और लार्ज स्फीयर्स की हमने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है, जबकि उनके मासेस दिए हुए हैं। स्मॉल एम किसके इक्वल है, यानी मास ऑफ स्मॉल स्फीयर किसके इक्वल है, 1 ग्राम, एंड मास ऑफ लार्ज स्फीयर क्या है, 300 ग्राम। और यहाँ पर जो रेडियस दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यही चीज़ें हमने डाटा में लिख ली। अब यहाँ पर हमने यूनिट क्यों नहीं कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पर ये सारे CGS सिस्टम के यूनिट्स हैं। तो जब आपके पास पूरा एक सिस्टम दे दिया जाए, यानी कोई भी यूनिट आउट ऑफ द सिस्टम ना हो, तो वहाँ पर हम उसको कन्वर्ट नहीं करते, या अगर आप करना भी चाहें तो सारे यूनिट्स को SI में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्योंकि सारे एक ही सिस्टम के थे, CGS सिस्टम के थे, तो वी डिडंट कन्वर्ट दोज यूनिट्स। अब यहाँ पर मास ऑफ स्मॉल स्फेयर क्या दिया हुआ है, स्मॉल m से शो कर रहे हैं 1 ग्राम है। मास ऑफ लार्ज स्फेयर क्या है, कैपिटल M से शो कर रहे हैं 300 ग्राम है। रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर। ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है, अगेन द सेम फॉर्मूला, लेकिन पहले हम क्या ले रहे थे m1 m2 करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम पहले क्या ले रहे थे m1 m2, अब हम क्या ले रहे हैं स्मॉल m कैपिटल M। क्यों, क्योंकि हमने डाटा में इस तरीके से मेंशन किया है। अब वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आफ्टर पुटिंग दी वैल्यूज़ अब यहाँ पर क्या होगा, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि हमने वैल्यूज़ कैसे पुट की हैं। तो f एज इट इज़ आ गया, इंस्टेड ऑफ कैपिटल G की वैल्यू वैसे अमूमन क्या होती है 6.67 एक्सपोनेंट -11 होती है, लेकिन यहाँ पर हम एक्सपोनेंट -8 ले रहे हैं। -8 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये हम CGS सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो CGS सिस्टम में यहाँ पर कैपिटल G की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर पावर में फ़र्क आ जाता है, वो -8 हो जाती है, लेकिन SI सिस्टम में ये -11 होती है। वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर में होती है, और ये होती है ये डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने CGS वैल्यू इसकी ले ली। अब बाकी स्मॉल m 1 था, कैपिटल M 300 ग्राम था, और बाकी r की वैल्यू यहाँ पे 5 थी, तो हमने 5 को पुट कर दिया। इसके बाद अब इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे, दैन 6.67 विल बी मल्टीप्लाइड विद 1 and 300। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके इनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2001। इसके बाद एक्सपोनेंट -8 एज इट इज़, द स्क्वायर ऑफ 5 इज़ 25। अब हम क्या करेंगे 2001 को 25 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 80.04 एक्सपोनेंट -8। अब यहाँ पर फोर्स का यूनिट क्या यूज़ किया जाएगा, डाइन यूज़ किया जाएगा इन द CGS सिस्टम। MKS में यानी SI सिस्टम में इसका यूनिट न्यूटन होता है, लेकिन CGS में क्या होता है डाइन होता है। तो ये फोर्स आ चुकी है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरह से शिफ्ट होगा। यहाँ पर एक डिजिट पॉइंट मूव करेगा तो 8.004 हो जाएगा, और पावर इंक्रीज होगी तो -8 से -7 पर शिफ्ट कर जाएगी। अब हम इसका रिजल्ट लिख रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आ गया, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज स्फीयर्स इज 80.04 एक्सपोनेंट -8 डाइन। दिस इज द कंप्लीट न्यूमेरिकल। अब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 7। अब हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की। न्यूमेरिकल नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, 2 balls of 40 kg and 20 kg masses attract each other with a force of 3.33 exponent -7 न्यूटन। 2 मासेस दिए हुए हैं, 2 बॉल्स हैं जिनके मासेस दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं 40 kg एंड 20 kg। तो हमने डाटा में क्या लिखा, मास ऑफ फर्स्ट बॉल m1 कितना है 40 kg है, और मास ऑफ सेकंड बॉल m2 कितना है 20 kg। इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, फोर्स दी हुई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी दी हुई है 3.33 एक्सपोनेंट -7 न्यूटन दी हुई है। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो हमने रिक्वायर्ड में डिस्टेंस लिखा, और आगे लिखा हुआ है बिटवीन द मासेस इफ द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में, इस प्रॉब्लम में हमें g की वैल्यू खुद से क्वेश्चन में बता दी गई है। अगर ये ना बताई हो तो आपको डाटा में लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर ये बता दी गई है, क्वेश्चन दे दी गई है, तो हम इसे गिवन में लिखेंगे। तो यहाँ पे गिवन में हमने सबसे पहले क्या किया, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू लिख दी। जी क्या थी, ये दी हुई थी। अगर ना दी हुई हो तो हम उसको मेंशन नहीं करते, आप करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाह रहे तो आप डायरेक्ट वैल्यूज़ में पुट कर सकते हैं। अब डिस्टेंस फाइंड करना है, अगेन द सेम फॉर्मूला, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दी हुई है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया f फाइंड करने के लिए, तो f किसके इक्वल है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसके बाद अब इसमें क्या किया, वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले f की वैल्यू पुट होगी, तो f की वैल्यू क्या दी हुई है 3.33 एक्सपोनेंट -7, ये किसकी वैल्यू है, ये f की वैल्यू है। इसके बाद कैपिटल G क्या दिया हुआ है 6.67 एक्सपोनेंट -11,
और m1 m2 की वैल्यूज़ क्या आती 40 और 20 रिस्पेक्टिवली। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट r, तो हमने r एज इट इज़ लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर आर स्क्वायर डिवाइड में, तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये चीज़ यहाँ पर लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ आएगी, लेकिन किस में चली जाएगी, डिवाइड में। और ऊपर वाली वैल्यूज़ को 6.67, 40 और 20 को हमने मल्टीप्लाई किया। अब जब इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 5336 आ गया, 5336 आ गया, और एक्सपोनेंट -11 एज इट इज़ आ गया। इसके बाद ये वाली वैल्यू नीचे अपॉन में आ गई और आर स्क्वायर ऊपर चला गया। अब आर स्क्वायर हमने एज इट इज़ लिखा, 5336 को हमने 3.33 से डिवाइड किया, 5336 को 3.33 से डिवाइड किया, तो आंसर क्या आया, 1602.40, ये आंसर आया। इसके बाद एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करेंगे, तो एक्सपोनेंट्स कैसे सॉल्व होंगे, बेसिस सेम है, तो बेसिस सेम है तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यहाँ -7 थी तो ऊपर जाके +7 हो गई। अब इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट किया, माइनस प्लस माइनस, तो 11 में से 7 माइनस किया तो क्या हो गया, 4 आ गया, एंड द ग्रेटर वैल्यू हैज़ अ माइनस साइन, दैट्स वाई माइनस इज देयर। अब ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। नाउ वी हैव टू रिमूव द स्क्वायर, फॉर रिमूविंग स्क्वायर वी हैव टू टेक आउट द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या हुआ, दोनों साइड पे जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हमने पहले क्या किया, 1602.40 का हमने रूट निकाला, तो रूट निकाला तो क्या आ गया, 40.02। इसके बाद यहाँ पर ये -4 था। अब पहले हमने क्या किया था, लास्ट न्यूमेरिकल इस तरह का हमने किया था, तो वहाँ पे पावर ऑड आ रही थी, तो पहले उसको हमने इवन में कन्वर्ट किया था, फिर रूट लिया था। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट इवन पावर दी हुई थी, तो हमने इसको डायरेक्ट सॉल्व किया, डायरेक्ट रूट ले लिया। तो यहाँ पर इसकी पावर क्या होगी, 1/2 रूट की, और -4 से जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ क्या आ गया, -2 आ गया। 1 को -2 से जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पावर डायरेक्ट -2 है। अब अगर हम पॉइंट को शिफ्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पर भी आप आंसर रख सकते हैं, लेकिन अगर आप पॉइंट को शिफ्ट करना चाह रहे हैं, एक्सपोनेंट्स क्योंकि -2 है तो हम एक्सपोनेंट को अगर ख़त्म करें तो यहाँ पर पॉइंट शिफ्ट करेगा 1 डिजिट 2 डिजिट। तो अगर मैं 4 से पहले पॉइंट को लेकर आऊँ तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इधर आएगा तो +2 होगा, और +2 क्योंकि यहाँ पे हमने 2 डिजिट मूव किया है, तो -2 में जब 2 प्लस होगा तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये -2 था, इसमें हमने प्लस किया 2, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 0, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 0, और 10 पावर 0 1 के इक्वल होता है। इस वजह से यहाँ पे हमने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया कि जब पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो डायरेक्ट क्या आ गया, 0.4 आ गया, और 0.4002 होता है, लेकिन हम पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट मेंशन कर रहे हैं क्योंकि बाकी 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 0.4 मीटर डिस्टेंस आ गया 2 बॉडीज़ के दरमियान में। कौन सी बॉडीज़, बॉल्स के दरमियान में। हमने रिजल्ट लिखा, रिजल्ट कैसे लिखा, क्वेश्चन की मदद से, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बॉल्स इज़ 0.4 मीटर। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 8 की। लास्ट न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं हम, तो लास्ट न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन इज़ 1.49 एक्सपोनेंट 11 मीटर। डिस्टेंस दिया हुआ है किसके, अर्थ और सन के दरमियान में, कितना दिया हुआ है, 1.49 एक्सपोनेंट 11, और आगे क्या लिखा हुआ है, द मास ऑफ अर्थ इज 6 एक्सपोनेंट 24 kg। तो मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। मास ऑफ अर्थ को हम ME से शो कर रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ सन इज़ 2 एक्सपोनेंट 30। तो मास ऑफ सन कितना दिया हुआ है, MS से हमने शो किया 2 एक्सपोनेंट 30 kg। इसके बाद कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दैम। ग्रेविटेशनल फोर्स फिर से हमने फाइंड करनी है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फिर से अगेन सेम फॉर्मूला, लेकिन क्या होगा, M1 M2 की जगह अब ME MS आ जाएगा, तो F इज इक्वल्स टू G ME MS अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या होगा, F एज इट इज़ आ गया, और G किसके इक्वल है, G 6.67 एक्सपोनेंट -11 होता है, तो वो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ME क्या था, 6 × 10 पावर 24 था, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी, और मास ऑफ सन क्या था, 2 एक्सपोनेंट 30, वो भी लिख दिया। अब R की वैल्यू आखिर में हमने पुट की क्या थी, 1.49 एक्सपोनेंट 11, और ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया क्योंकि R स्क्वायर था। अब 6.67 को हमने 6 से और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जब इनको मल्टीप्लाई किया इन वैल्यूज़ को, 6.67
6 और 2, इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 80.04 आ गया। और एक्सपोनेंट्स जो थे, एक्सपोनेंट -11, 24 और 30 मल्टीप्लाई में थे, तो मल्टीप्लाई में जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये -11 एज इट इज़ आ गया, और ये 24 था तो इसके साथ ऐड हो गया, +24 हो गया, और ये 30 क्या हो गया, प्लस में हो गया। लास्ट न्यूमेरिकल्स में हमने क्या किया था, हमने नीचे से पावर ऊपर शिफ्ट की थी, तो जब वो माइनस में थी तो वो ऊपर जाकर ऐड हो गई थी। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में वैसे ही पावर ऐड होती है, लेकिन डिवाइड में क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। लेकिन जब माइनस में पावर होगी तो वो ऊपर जाके ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पे 1.49 का हमने स्क्वायर निकाला, इसका सिर्फ स्क्वायर निकाला सिंपल, तो क्या आ गया, यानी इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो 2.22 आ गया, और एक्सपोनेंट क्या आया, 11 2 22 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। 80.04 विल बी रिटन एज इट इज़। फर्स्ट वी विल सॉल्व देयर पावर्स। इनकी पावर्स को हमने जब सॉल्व किया तो क्या आ गया, 30 + 24 क्या हो गया, 30 + 24 क्या हो जाएगा, 54, एंड 54 - 11 इट विल बी 43, तो 43 आ गया। और इसके बाद यहाँ पर ये वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, 80.04 को डिवाइड करेंगे 2.22 से, इससे डिवाइड किया तो क्या आ गया, 36.05 आ गया। और यहाँ पर पावर क्या थी, नीचे प्लस में थी, तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड में पावर जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, अगर नीचे प्लस में है तो ये ऊपर जाके माइनस हुई, तो 43 - 22 इट विल बी 21। नाउ वी विल शिफ्ट द पॉइंट। अगर आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं, फर्स्ट डिजिट के पास लाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक डिजिट पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा। तो एक डिजिट जब पॉइंट शिफ्ट कर गया तो एक पावर यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जब हम लेके जाते हैं तो पावर इंक्रीज़ होती है। तो ये 21 से 22 हो गया। तो आंसर क्या आ गया, फोर्स क्या आई है दोनों प्लैनेट्स के दरमियान में, अर्थ और सन के दरमियान में, 3.605 एक्सपोनेंट 22 न्यूटन। अब हम इसका रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट क्या आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बॉडीज़ के दरमियान में, यानी अर्थ और सन के दरमियान में क्या आ गई, 3.605 एक्सपोनेंट 21 न्यूटन आ गई। यहाँ तक हमारे न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो गए। अब हम बाकी वीडियोस में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8।